यह वीडियो आपको बृहस्पति के प्रसार, बृहस्पति के अर्थ, बृहस्पति के मूल्य और बृहस्पति आपको 12 घरों में से प्रत्येक में D9 चार्ट में नामसा में सही दिशा में जाने में कैसे मदद करेगा, यह समझने में मदद करेगा। यह उस वीडियो का एक पूर्ववर्ती वीडियो है। नमस्कार और मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो से हम नामसा में विभिन्न घरों में स्थित ग्रहों की यह श्रृंखला कर रहे हैं और यह एक ऐसा वीडियो है जो मैंने नहीं किया था, जो कि नामसा में 12 घरों में बृहस्पति का स्थान है। मैंने बृहस्पति को विभिन्न राशियों में रखा था। किसी ने मुझे याद दिलाया, मुझे याद नहीं कि मैंने नामसा में 12 घरों में बृहस्पति का वीडियो डाला था या नहीं, या फिर उसे हटा दिया गया था, या फिर मैंने आवाज की खराब गुणवत्ता के कारण उसे हटा दिया था, जो भी हो। लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब इसे याद रखें। क्या नामसा में बृहस्पति और 12 घरों का वीडियो पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में नहीं है? यह मेरा एक वीडियो है जिसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले वीडियो को कैसे देखें, जिसे मैं बृहस्पति और नवमांश में 12 घरों के साथ लाऊंगा। क्योंकि कई बार जब मैं नामसा में 12 घरों में स्थित किसी ग्रह का वीडियो बनाता हूं और मैं पहला परिचय देता हूं, तो पहले 2-3 मिनट में अपनी संबंधित स्थिति को कैसे देखना है, लोग पहले 2-3 मिनट तक नहीं जाते, वे सीधे टाइम स्टैम्प पर चले जाते हैं। मेरा टाइम स्टैम्प कहाँ है? चौथे घर में बृहस्पति कहाँ है? दैन चार्ट में छठे घर में बृहस्पति कहाँ है, या किसी भी घर में, और वे उस तक दौड़ते हैं। इसलिए जब मैं प्रति दर्शक कुल समय अवधि को देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि यह एक निश्चित घर में ग्रह स्थान के हिस्से के साथ मेल खा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसे देखने में ज्यादा समय लगे, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो के पहले भाग को भी देख रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप नामसा में अपने प्लेसमेंट को सही मायने में समझें। अगर आप सीधे टाइम स्टैम्प पर दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट को समझने के लिए कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं हर सबक भाग के लिए दोहरा नहीं सकता। पहले घर में बृहस्पति, मैं वही चीज नहीं दोहरा सकता। दूसरे घर में बृहस्पति, मैं नहीं दोहरा सकता। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही कहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों को कैसे समझें, खास तौर पर नामसा में बृहस्पति को। खास तौर पर यह जानने के लिए कि क्या आप अपने फैसले लेने में बुद्धिमान होंगे। आप तब बुद्धिमान होंगे जब आप अपने जीवन में लोगों से मिलेंगे, जब आपको यह तय करना होगा कि किस दिशा में जाना है, किससे शादी करनी है, पदोन्नति लेनी है या नहीं, कौन सा पेशा अपनाना है, अपना घर बेचना है या नहीं, किसी से तलाक लेना है या नहीं, विदेश जाना है या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा काम समझदारी से करना है। जैसा कि हम जानते हैं, बृहस्पति समृद्धि का ग्रह भी है। नामसा में एक निश्चित घर में इसकी स्थिति आपको यह भी बताएगी कि आपके पास अधिक समृद्धि आने की संभावना कितनी है, ये कहां से आ रही है। लेकिन अगर आप इसका सही अर्थ नहीं समझते हैं, समग्र अर्थ नहीं समझते हैं, तो आप इसकी असली ताकत को कैसे समझ और उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि नामसा में बृहस्पति की स्थिति का क्या मतलब है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बृहस्पति परिस्थितिजन्य ज्ञान के बारे में है। बृहस्पति हर समय ज्ञान नहीं रखता है। तो किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष निर्णय लेने में आप कितने बुद्धिमान हैं, यह व्यवहारिक निर्णय नहीं है। यह उस स्थिति में बुद्धिमानी से निर्णय लेना है जो मेरे लिए बेहतर है। और बृहस्पति वह नहीं है जो अभी व्यवहारिक है। बुध वह है जो मेरे लिए अभी व्यवहारिक है। मुझे अभी शांति चाहिए, मुझे अभी खुशी चाहिए। अभी मेरे लिए क्या उपयोगी है? क्या यह निर्णय अभी मेरी मदद करने वाला है? क्या अभी यह संपत्ति खरीदना महत्वपूर्ण है और 1 या 2-3 साल के भीतर? बृहस्पति एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य है। बृहस्पति न केवल अभी को देख रहा है, बल्कि 10, 15 और 20 साल या पूरे जीवन को देख रहा है। उदाहरण के लिए, इस व्यक्ति से शादी करना है या नहीं, ये जीवन भर का निर्णय है। बुध संख्याओं को देखता है। यह क्या है? क्या यह व्यवहारिक लगता है? अब यह व्यक्ति मेरे देश का लगता है, मेरी भाषा बोलता है, सुंदर है, शिक्षित है, एक निश्चित उद्योग में काम करता है जो अच्छा पैसा देता है। मुझे लगता है कि यह मेरे साथ घुल मिल रहा है। बहुत बढ़िया।
मैं इस व्यक्ति से शादी करूंगा। बृहस्पति एक दीर्घकालिक निर्णय लेगा कि क्या इस व्यक्ति में वे दोष है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके कठोर बटन को दबाएगा और दीर्घकालिक जांच करेगा। इसलिए यदि कोई आपसे शादी करना चाहता है क्योंकि आप जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप पैसे के मामले में, पद के मामले में और सभी चीजों के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। वास्तव में आप उस व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, इसलिए आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं और आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो मैं बहुत सफल हूँ और मेरे पास यह अच्छा घर है, यह अच्छा पद और सब कुछ है, तो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते। अब वह व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन देखो कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम सफल हो, इसलिए वह व्यक्ति आपसे शादी करता है, लेकिन उसका निर्णय आज की स्थिति में विशुद्ध रूप से व्यवहारिक है। अब अगर किसी कारण से 2 साल या 3 साल बाद आप मंदी से गुजरते हैं, आपका व्यापार लड़खड़ा जाता है, आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भू राजनीतिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, आपके उद्योग को नुकसान होता है, आप नीचे आ जाते हैं, आप उतना नहीं कमा पाते, आपको घर बेचना पड़ता है। अब वह महिला आपको कैसे देख रही है? तो क्या यह आपके लिए एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था कि आप किसी से सिर्फ इसलिए संपर्क करें क्योंकि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, और फिर एक व्यवहारिक कारण बताए कि उसे आपसे शादी क्यों करनी चाहिए? दीर्घकालिक नहीं देख रही है। अगर स्थिति लड़खड़ाती है, अगर मैं मंदी से गुजरता हूँ, तो क्या यह व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा? इसलिए यदि आपने शुरुआत में ही उस स्थिति की जांच नहीं की है, तो आप सबसे अधिक दुखी व्यक्ति होंगे जब स्थिति आपके लिए खराब होगी, क्योंकि यह महिला आपके साथ खड़ी नहीं हो पाएगी या आपका समर्थन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति सोचेगा, ओह मैंने सोचा था कि मेरा जीवन अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, यह व्यक्ति सामना करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मुझे धोखा दिया गया, और आप बहुत दुखी होंगे क्योंकि आप उस व्यक्ति से सच्चा प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपको छोड़ना भी चुन सकता है। मैं आपको एक काल्पनिक स्थिति बता रहा हूँ जो शायद घटित न हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका समर्थन करने को तैयार हो, लेकिन समझदारी भरी सलाह या समझदारी भरा निर्णय लेना केवल वर्तमान परिस्थिति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि भविष्य की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर लिया जाता है। जबकि बुध व्यवहारिक है, अब बृहस्पति दीर्घकालिक व्यवहारिकता पर ध्यान देता है। लेकिन समझदारी क्या है? तो एक निश्चित परिस्थिति में बृहस्पति आपको समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद करेगा, और बृहस्पति का नामांश में एक निश्चित भाव में होना आपको बताएगा कि आप में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। याद रखिए कि आपके जन्म चार्ट में D1 चार्ट, लग्न चार्ट या किसी अन्य भाव में किसी ग्रह की स्थिति यह बताती है कि आप किस परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन नामांश में आपके ग्रह की स्थिति यह तय करती है कि आप कैसे कार्य करेंगे या प्रतिक्रिया देंगे, आप कैसा व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए D1 चार्ट में बृहस्पति आपको बता सकता है कि क्या आप ऐसी परिस्थिति का सामना करेंगे जहां आपको कोई अच्छा अवसर मिलेगा। वह अवसर एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली, बहुत ही सुंदर महिला का आपके पास आना और यह कहना हो सकता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप जानते हैं, क्यों ना हम साथ में समय बिताएं और देखिए कि क्या हम दोनों में कुछ समानताएं हैं। यह D1 चार्ट में बृहस्पति है। आपके D9 चार्ट में आपको बताएगा कि क्या आप स्थिति को बेहतर बनाएंगे, स्थिति को बेहतर बनाएंगे। F का अर्थ है F, जिसके बाद 3 नक्षत्र आते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप स्थिति को खराब करेंगे? क्या आप स्थिति को एक बुरी चीज या बुरे अनुभव में बदल देंगे? इसलिए यदि आप वास्तव में कुछ मूर्खतापूर्ण करते हैं क्योंकि बृहस्पति आपके D चार्ट में अच्छी तरह से स्थित नहीं है, और यदि आप यह भी नहीं जानते कि आप स्थिति को नहीं समझते हैं, तो क्या होगा? यह बहुत अच्छी दिखने वाली महिला आती है और आपसे कहती है आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप स्थिति को अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं। आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहते हैं, आप कुछ मूर्खतापूर्ण करते हैं और आप रिश्ता खो देते हैं। दूसरी ओर D1 चार्ट में बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं होने से आपको पता चल सकता है कि आप एक ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। शायद कानून से, शायद एक नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, शायद कोई आप पर मुकदमा कर सकता है, कोई आप पर आरोप लगा सकता है। लेकिन D9 में बृहस्पति आपको बताएगा कि आप कैसे कार्य करेंगे या प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप उस स्थिति में समझदारी से कार्य या प्रतिक्रिया देंगे? तो अगर आप D1 में बृहस्पति की स्थिति को देखें, तो यह आपको बता सकता है कि अरे बृहस्पति की स्थिति बहुत खराब है, मुझे मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन अगर आप D9 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति को समझते हैं, तो आप जानेंगे कि ऐसी स्थिति में भी आपका दिमाग संतुलित रहेगा,
आप समझदारी से काम ले पाएंगे और खुद को समस्या से बाहर निकाल पाएंगे। और यही कारण है कि डी नॉट चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसी स्थिति में कैसे कार्य करेंगे या प्रतिक्रिया देंगे या व्यवहार करेंगे जो या तो आपको बचाएगा या आपको परेशान करेगा। इसलिए D1 चार्ट को समझना ही काफी नहीं है, आपको नामसा को भी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। और ऐसी स्थितियों में अन्य डिविजनल चार्ट की भी मदद लें। बृहस्पति संख्याओं के बारे में इतना नहीं है। बृहस्पति संख्याओं और वृत्ति के बीच संतुलन और संतुलन के बारे में है। मंगल आपकी वृत्ति है। ठीक है, मुझे यही करना है, मुझे यही पसंद है। इसमें जल्दबाजी करना मंगल का काम है और इसलिए अगर मंगल बहुत मजबूत है तो आप बहुत आसानी से चीजों में उलझ सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी फोकस भी खो देंगे। तो बृहस्पति जो मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है, वह बुद्धि के साथ वृत्ति में मदद करेगा। मंगल राजा नहीं है, मंगल राजा सूर्य के लिए काम कर रहा है, लेकिन मंगल को रणनीति में मदद करने के लिए संख्याओं की मदद के लिए एक मजबूत बुध पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यदि बुध मजबूत है तो यह आपको एक निश्चित दिशा में मदद करेगा। अब उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में नेतृत्व की स्थिति या नेतृत्व ग्रह मंगल, बुध और सूर्य है। ये नेतृत्व ग्रह है। मंगल आपको एक अच्छा नेता, मजबूत नेता बना सकता है। सूर्य आपको एक मजबूत नेता, इच्छा शक्ति, बहुत अधिक अधिकार, बहुत अधिक जिम्मेदारी दे सकता है। बुध आपको एक व्यवसाय में एक नेता बना सकता है, एक व्यवसाय का नेतृत्व कर सकता है, एक निश्चित विभाग का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन अन्य ग्रह, विशेष रूप से बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और शनि सहायक ग्रह हैं। ये नेतृत्व ग्रह नहीं है। अपने आप में ये आपको दीर्घकालिक स्थिर सफल नेता नहीं बना सकते। ये आपको अल्पावधि के लिए नेता बना सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक स्थिर नेतृत्व इन ग्रहों से नहीं आएगा। उन्हें या तो बुध या मंगल या सूर्य की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए बृहस्पति ऐसे नेता के लिए एक बहुत ही मजबूत, बुद्धिमान परामर्शदाता हो सकता है। अब अगर आपके पास D1 चार्ट में मजबूत बुध या मंगल या सूर्य है, लेकिन आपके पास D9 चार्ट में खराब बृहस्पति है, जिसका मतलब है कि आप बुद्धिमानी से निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण आप लंबे समय तक अपना नेतृत्व जारी नहीं रख पाएंगे। आपको नेतृत्व से हटाया जा सकता है, आपको पदोन्नत किया जा सकता है, आपको कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि आप नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका बृहस्पति D1 चार्ट में खराब घर, खराब स्थिति, खराब गरिमा में है, तो आप बुद्धिमानी से सलाह ले सकते हैं। आपके पास 2 या 3 लोग हो सकते हैं, बुद्धिमान लोग, जिनकी बुद्धिमानी से आप सलाह ले सकते हैं। आपके पास एक संरक्षक हो सकता है जो आपका पिछला बॉस था, जिसके पास आप समय समय पर कुछ स्थितियों में बुद्धिमानी से सलाह लेने जाते रहते हैं कि निर्णय कैसे लें। राहु और केतु मजबूत ऊर्जा है, तो या तो आपको गतिशील बनाने में मदद करता है। राहु परमाणु ऊर्जा है और केतु अवशोषित ऊर्जा है, जो इस जीवन में किए गए या किए जाने वाले कर्म है। इसलिए वे इतने सहायक ग्रह नहीं है, लेकिन वे ऊर्जा देने वाले या ऊर्जा अवशोषित करने वाले ग्रह हैं। तो सूर्य, बुध, मंगल नेता है, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और शनि सहायक है, सहयोगी है, जो नेतृत्व करने वाले ग्रह हैं। इसलिए बृहस्पति का नामसा में अच्छे घर में बुद्धिमानी से स्थित होना दीर्घकालिक बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति D9 चार्ट में कैसे स्थित है। केवल अपने समय के अनुसार चलना और केवल 5वें घर में बृहस्पति के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप इसे D1 चार्ट में अपनी स्थिति से संबंधित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बृहस्पति और नामसा का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि मुटुना राशि धनु के माध्यम से बृहस्पति किसी भी धूल पर शासन करता है, तो धूल क्या है? 6, 8 और 12 घर। तो यदि बृहस्पति धनु राशि के माध्यम से D1 चार्ट में किसी भी धूल 6, 8 या 12वें भाव पर शासन कर रहा है, तो इसकी दूसरी राशि मीन राशि D1 चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सिवाय छठे घर में धनु के लिए थोड़ा सा। यदि धनु राशि D1 चार्ट में छठे भाव में है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि मीन राशि 9वें भाव में जाती है और यह अधिक मजबूत है। यह कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए है, जहां बृहस्पति अपने छठे भाव से धनु राशि पर शासन कर रहा है और फिर मीन राशि 9वें भाव में जाती है। 9वां भाव लाभ का भाव है।
लेकिन मीन राशि वाले आशावाद के माध्यम से धन या लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन ये कड़ी मेहनत या बुद्धिमान सलाह, बुद्धिमान निर्णय लेने के माध्यम से उतना नहीं होगा। इसलिए बृहस्पति का छठे भाव में धनु राशि पर शासन करना सबसे अच्छा स्थान नहीं है, खासकर तब जब बृहस्पति नम में बहुत अच्छी स्थिति में न हो। तो उदाहरण के लिए बृहस्पति, मैं इसे इस तरह से रखता हूँ। भले ही आप मुझे D1 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति न बताएं, लेकिन अगर मुझे बताओ कि D1 चार्ट में बृहस्पति किन राशियों पर शासन करता है, लेकिन D9 चार्ट में इसकी स्थिति, इसकी गरिमा के माध्यम से मैं आपको व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि वह कैसे कार्य या प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि बृहस्पति का नामक या किसी भी ग्रह की स्थिति में होना यह दर्शाता है कि आप किसी निश्चित स्थिति में कैसे कार्य या प्रतिक्रिया करेंगे, जबकि दिव्य चार्ट में यह इस बारे में है कि आप किसका सामना करेंगे, न कि आप कैसे कार्य या प्रतिक्रिया करेंगे, आप किसका सामना करेंगे। तो मैं आपको कम से कम अच्छी स्थिति में बुरी स्थिति में बता सकता हूं कि बृहस्पति की 9वीं स्थिति के कारण व्यक्ति कैसे कार्य या प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप D1 चार्ट में बृहस्पति द्वारा शासित घरों को D9 चार्ट में उसकी गरिमा से जोड़ सके। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए, यदि बृहस्पति धनु राशि के माध्यम से किसी भी स्थान पर शासन करता है, यदि यह D1 चार्ट में है लेकिन D9 चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप मौके पर खड़े उतरेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। और यदि ये 10वें घर में है तो आपकी बुद्धिमान सलाह आपको करियर का विस्तार करने में मदद करेगी। यदि यह 4थे घर में है तो घर घरेलू माहौल का विस्तार करेगा। यदि यह 7वें घर में है तो आपकी साझेदारी आपके रिश्ते का विस्तार करेगा। यदि यह लग्न में है तो आपके समग्र जीवन का विस्तार करेगा। तो D1 चार्ट में ये किस राशि पर शासन करता है और D1 चार्ट में ये कहाँ स्थित है, इसके आधार पर इसे D9 चार्ट के साथ जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बृहस्पति किसी भी केंद्र भाव या त्रिकोण भाव 5 और 9 पर शासन करता है और फिर केंद्र भाव में जाता है, भले ही वह किसी अच्छी राशि में न हो, उदाहरण के लिए वह केंद्र भाव में मकर राशि में 10वें भाव में जाता है, फिर भी यह एक अच्छा स्थान हो सकता है। हाँ, दूसरी तरफ बृहस्पति दानव कुंडली में उच्च का है लेकिन नक्षत्र में नीच का है। लोग बहुत डरे हुए हैं। बृहस्पति नक्षत्र में नीच का है। नक्षत्र में बृहस्पति या किसी भी ग्रह की नीच स्थिति सुधा उच्च या सुधा नीच होती है। मैंने आपको यह पहले ही कई वीडियो में बताया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नक्षत्र में गरिमा से अधिक महत्वपूर्ण D1 चार्ट की गरिमा है। हालांकि जब आप बृहस्पति और D1 और बृहस्पति और D9 के संयुक्त प्रसार को देखते हैं तो यह आपको एक समग्र अर्थ देता है कि इसका क्या अर्थ है। यदि बृहस्पति एक निश्चित राशि पर शासन करता है और एक निश्चित गरिमा में स्थित होता है और एक निश्चित राशि में एक निश्चित घर में जाता है। अब मैंने पहले ही बृहस्पति को नामसा में विभिन्न राशियों में रखा है, इसलिए आपको वीडियो को एक दूसरे से जोड़ना होगा। दानव चार्ट में बृहस्पति और विभिन्न राशियां, दैवीय चार्ट में बृहस्पति और विभिन्न घरों में बृहस्पति, D9 चार्ट में विभिन्न राशियों में बृहस्पति, D9 चार्ट में विभिन्न घरों में बृहस्पति। इसलिए आपको उनमें से प्रत्येक को देखना होगा, प्रसार को समझना होगा और फिर उसे समझना होगा। यदि आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो टिप्पणी अनुभाग में यदि आप ये प्रश्न पूछते हैं कि बृहस्पति क्यों स्थित है, लेकिन वीडियो विषय के लिए विशिष्ट रही। तो उदाहरण के लिए बृहस्पति 5वें भाव में धनु राशि पर शासन करता है और बृहस्पति का स्थान कुंभ राशि में है, 10वें भाव में नम। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप बृहस्पति को इस बृहस्पति के साथ जोड़ते हैं तो यह बृहस्पति की डिग्री का एक पहलू है, यह बृहस्पति का वक्री है। अगर आप इन सभी संयोजनों को सही स्तर पर लाते हैं तो आपके पास वहां क्यों रुकना है, फिर आपको और गहराई से और गहराई से देखना होगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आपको समग्र चार्ट को देखना होगा, फिर आपको एक उचित मार्गदर्शन से गुजरना होगा। मुझे केवल 6-7 स्थान नहीं बताएंगे, क्या आप नहीं देंगे? बृहस्पति को अन्य ग्रहों के संबंध में रखें और फिर मुझसे इसका अर्थ पूछें। यह भी सही तरीका नहीं है। यदि आप इसे केवल सही तौर पर समझते हैं या इसे गहराई से समझते हैं, समग्र चार्ट, समग्र दशा पारगमन, सब कुछ, आपको इसे देखना होगा। यदि आपको वास्तव में समझना है, ग्रह को और गहराई से समझें। आप मिश्रित काम को इतनी सही तौर पर नहीं कर सकते। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताऊंगा, मैं हमेशा कर सकता हूं। आपको बता दूं कि इसका कोई गहरा अर्थ नहीं होगा, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि D1 में बृहस्पति की गरिमा D9 से कैसे संबंधित है। दूसरी ओर, यदि बृहस्पति D1 चार्ट में नीच का है, निंशा में उच्च का है,
तो यह नंशा में एक छद्म उच्च है। इससे गुमराह ना हो। इसका मतलब है कि बृहस्पति थोड़ा अधिक आरामदायक है। यह पूरी तरह से अपनी सारी शक्ति नहीं खोता है क्योंकि यह D1 चार्ट में नीच का है। इसलिए प्रसार को अच्छी तरह से समझें, इसके प्लेसमेंट हाउस को अच्छी तरह से समझें। उदाहरण के लिए बृहस्पति की नियुक्ति कन्या राशि में है, D1 चार्ट में उसी राशि में स्थित है, D9 चार्ट में उसी राशि में स्थित है। खासकर अगर यह एक दुष्टनामे हो जाता है। D1 चार्ट में एक ही राशि में एक दुष्टनामे बृहस्पति हो सकता है, लेकिन नंशा में एक ही राशि में हो तो यह एक बड़ी परीक्षा है। यह वास्तव में एक कठिन परीक्षा है। बृहस्पति जो केंद्र में कन्या राशि में है, एक वरदान है। उदाहरण के लिए बृहस्पति डिव चार्ट में चौथे घर में मेष राशि में है। बृहस्पति मेष राशि में जाता है, लेकिन D9 चार्ट में 10वां घर एक बड़ा चंद्रमा है, जिससे आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, समझने की क्षमता का उपयोग करना होगा, बड़ी तस्वीर को देखना होगा और फिर निर्णय लेना होगा। बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है, यह विस्तार का ग्रह है। यह बड़ी तस्वीर को देखने, समग्र परिप्रेक्ष्य को देखने और फिर निर्णय लेने में सक्षम होने का ग्रह है। केवल संख्याओं पर न जाएं। यह ऐसा है कि क्या आपको विशुद्ध रूप से व्यवहारिक सोच के साथ निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आप एक ऐसे घर को देख रहे हैं जो एक निश्चित इलाके में है क्योंकि वहां कीमतें बढ़ रही है, लेकिन आपको अभी बहुत अच्छी कीमत मिल रही है और आसपास बहुत सारी सुविधाएं हैं और आप दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं। आप लोन ले रहे हैं और आपके पास चुकाने के लिए आसान शर्तें हैं, जबकि आपका जीवन साथी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी और इलाके में घर चाहिए। उस दूसरे इलाके में कीमतें इतनी नहीं बढ़ रही हैं। यह सबसे अच्छा इलाका नहीं है, लेकिन वह सोचती है कि वह अपनी माँ के करीब रहती है। स्कूली बच्चों के स्कूल थोड़ी करीब हैं। उदाहरण के लिए आने जाने में 10 मिनट की बचत होती है। वह पड़ोस में अधिक सहज है। वह पहले से ही कुछ जानती है। अस्पताल, क्लिनिक, ब्यूटी पार्लर, वह बहुत सी चीजों को जानती है। वह उस जगह में अधिक सहज है और वह वहां रहना चाहती है क्योंकि उसके पास में ही सहायता भी है और आप लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं क्योंकि संख्या, कीमत, वेतन वृद्धि के हिसाब से ये समझ में आता है। अब आपको यह तय करना होगा कि आप विशुद्ध रूप से व्यवहारिक निर्णय लेना चाहते हैं या आपको भावनात्मक निर्णय लेना है जो कि समझदारी के लिहाज से समझदारी भरा है क्योंकि वह घर पर रहने वाली है। अब वह एक समझदार निर्णय करता है जो जीवन साथी के साथ अधिक जाता है। हो सकता है कि वह उस इलाके में भी देख रहा हो जहां पत्नी आपसे खरीदने के लिए कह रही है। आप देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा सबसे अच्छा है। यह समझ में आता है। हालांकि अपने जीवन साथी को उस इलाके से 20 किलोमीटर दूर ले जाने के बजाय जहां वह रहने में सबसे अधिक सहज है और उसे समर्थन प्राप्त है, वह ऐसे लोगों को जानती है जहां वह सुरक्षित और संरक्षित महसूस करती है। उसके पास सुविधाएं हैं। वह बच्चों को अधिक समय दे सकती है। यदि आप किसी भी आपात स्थिति में हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए भी उसका समर्थन है। तो एक बुद्धिमान निर्णय क्या है? तो ये चीजें महत्वपूर्ण है जब आप D1 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति को DN चार्ट के संबंध में संबंधित करने में सक्षम होते हैं। फिर D1 चार्ट के संबंध में विशिष्ट घरों में बृहस्पति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए D1 चार्ट में लग्न में बृहस्पति लेकिन D9 चार्ट में तीसरे घर में चला जाता है। यहाँ एक स्वनिर्मित व्यक्ति है। लेकिन अगर बृहस्पति D1 चार्ट में लग्न में है लेकिन D9 चार्ट में 11वें घर में चला जाता है, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति जनता के लिए है। ये कुछ ऐसा करने जा रहा है जो जनता के लिए अच्छा होगा। जनता के लिए एक बुद्धिमान सलाह, जनता के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी योग्यता, उसकी विशेषज्ञता, उसकी शिक्षा जनता को अधिक मदद करेगी। तीसरे घर में बृहस्पति एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं के लिए अधिक काम कर रहा हो। हाँ, निश्चित रूप से शायद अधिक संख्या में लोगों के लिए सहायक हो सकता है, शायद जनता के लिए, लेकिन यह स्वनिर्मित व्यक्ति के बारे में अधिक है जो जनता के बजाय स्वयं के लिए अधिक काम कर रहा है। इसलिए आपको D1 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति को DNA और राशि से समझना और संबंधित करना होगा। तो दोस्तों, मैं नामक चार्ट में विशिष्ट घरों में बृहस्पति का एक वीडियो लेकर आने जा रहा हूं। हालांकि कृपया इस वीडियो को देखें। केवल अपने समय के टिकटों, केवल अपनी स्थिति के माध्यम से जल्दबाजी न करें
और इसलिए मैं इस वीडियो को एक प्रयोग के रूप में कर रहा हूं कि अगर मैं घरों में जाने से पहले स्थान को समझने को 2 अलग अलग वीडियो के रूप में विभाजित करता हूं, तो शायद यह आपके लिए अधिक उपयोगी होगा, आपके लिए भी सहायक हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करें। लिंक नीचे दिया गया है। किसी और समय, किसी और वीडियो तक आपका मित्र ज्योतिष आपसे विदा लेता है। नमस्ते।